हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन वाला टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और फटाफट से इस टॉपिक को फिनिश कर देते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एंड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, उसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की इस क्लास में डिस्कस करेंगे ओनली बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सो दिस इज अबाउट मी, जैसे कि आप सभी को पता होगा, एंड आफ्टर वॉचिंग क्लास इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन गाइस होता क्या है, देखिए इसके नाम से ही पता चल रहा है। बाय का मतलब है कि दो रिजल्ट होते हैं किसी चीज के, या तो पास होगा या तो फेल होगा। अगर आप 10th क्लास का एग्जाम दे रहे हो, दो चीजें होंगी, या तो आप पास हो जाओगे या तो आप फेल हो जाओगे। अगर आप एक कॉइन जिसके ऊपर हेड लिखा हुआ है और उसके बैक साइड में टेल लिखा हुआ है, तो जब आप उसको टॉस करोगे तो या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ऐसा तो नहीं वो सिक्का खड़ा हो जाएगा। तो अगर मैं हेड पे लगाता हूँ बैट कि मैं हेड चाहता हूँ, मतलब जब अगर मैंने शर्ट लगाई कि हेड आएगा, तो या तो मैं जीतूंगा या तो मैं पास हो जाऊंगा या तो मैं फेल हो जाऊंगा इस रिजल्ट में। तो उस केस में जहां पर कुछ इस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन हमें देखने को मिलते हैं, वहां पर हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं। अब इसको किसने बनाया था? इसको बनाया था जैकब बर्नौली ने। दिस इज द पर्सन जिन्होंने इस चीज को डेवलप किया था। एंड एक सिंगल ट्रायल को बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, तो इसी वजह से इसको हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं गाइज। बर्नौली एक्सपेरिमेंट क्या होता है? एक सिंगल एक्सपेरिमेंट को, मतलब जैसे अगर मैं एक हेड और टेल जो दोनों तरफ कॉइन की तरफ लिखा हुआ है, छपा हुआ, तो जब मैं इसको टॉस करूंगा और जब मैं इसको नोट डाउन करूंगा कि हेड आया फिर टेल आया, तो उस केस में इस तरह के हुए इवेंट को कहा जाएगा बर्नौली एक्सपेरिमेंट। और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हो जाएंगे, तो उसको इस पूरे प्रोसेस को कहा जाएगा बर्नौली प्रोसेस। और जब इस पर हम स्टडी करेंगे, कंप्लीट डेटा को एनालाइज करेंगे, तो फिर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा वो। तो कहने का मतलब है कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहीं ना कहीं आपके बर्नौली एक्सपेरिमेंट पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक सिंगल इवेंट को हम लिखते जाएंगे। इन सभी सिंगल इवेंट को हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इन सभी को मिला करके जब आपका कंप्लीट डेटा आएगा, इस पर स्टडी करेंगे, इसको हम कहेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? चलिए थोड़ा डिटेल में समझते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी थॉट ऑफ एज सिंपली द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सक्सेस और अ फेलियर आउटकम इन एन एक्सपेरिमेंट और सर्वे दैट इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम। तो यहाँ पर सिर्फ एक काम नहीं करना है कि एक कॉइन को उछाल दिया, हेड आया फिर टेल आया, निकाल के काम खत्म, ऐसे तभी फिर आपका ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि एक सिंगल एक्सपेरिमेंट है। इसको तो हम बर्नौली एक्सपेरिमेंट कहते हैं। ऐसे बहुत सारे मल्टीपल टाइम आपको करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपसे ये बोलूं कि बताओ हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, अगर मैं इस एक कॉइन को 20 बार टॉस करूंगा, 20 बार उछालूंगा या 10 बार उछालूंगा, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मेरे एक्सपेरिमेंट है वो ज्यादा हो चुके हैं अभी, और इन सभी एक्सपेरिमेंट पे जब हम स्टडी कर रहे होंगे, दैट विल बी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सो द बाइनोमियल इज अ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दैट हैज टू पॉसिबल आउटकम्स, जिसको हम बाई कहते हैं। तभी इसके नाम के आगे बाई लगा हुआ है। बाई का मतलब दो होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? द्वि का मतलब क्या होता है? दो या दो बार। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं द्विपद वितरण, मतलब दो ही चांस हैं, या तो आप पास हो जाओगे या तो फेल हो जाओगे। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था कि जब हम कॉइन उछालेंगे या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। जैसे अगर हम कोई एग्जाम देते, कोई टेस्ट देंगे, तो या तो हम पास हो जाएंगे या तो हम फेल हो जाएंगे। तो उस तरह के दो इवेंट होते हैं। हर एक एक्सपेरिमेंट में कितने इवेंट होते हैं? दो तरह के इवेंट होते हैं, तो पास के या तो फेल के। तो बस आपको इनको ध्यान में रखना है और आप अपने डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टडी कर सकते हो। इसी को हम बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। अब गाइस दिस इज द फॉर्मूला, ये आपके सामने जो मेंशन है, दिस इज द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला। इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसी फॉर्मूले को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये तीन फॉर्मूले हैं, वो तीनों एक ही बात है, ये तीनों अलग अलग फॉर्मूले नहीं है, ये एक ही बात है। अब ये फॉर्मूले आपको दिखने में थोड़े अटपटे लग रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैं आपको फॉर्मूला थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। इस फॉर्मूले को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, बस जो मैं अब बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो ताकि आपको चीजें अच्छे से समझ में आए। देखिए गाइज, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि मैंने एक, अच्छा इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं यहाँ पर पी और क्यू है क्या। पी और क्यू है क्या? पी का मतलब है किसी चीज के पास होने की, मतलब किसी चीज के हो जाने की कितनी प्रोबेबिलिटी है, उसको हम पी से इंडिकेट करेंगे। और क्यू से इंडिकेट करेंगे कि किसी चीज के फेल हो जाने की प्रोबेबिलिटी। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर एक हेड है और एक टेल है, एक कॉइन पे दो सिक्के, मतलब दो तरफ से इस तरीके से इंडिकेट हो रखा है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी निकालूं मैं हेड आने की, तो इसके कितने चांस हैं? इसके चांस है 1/2। वही सेम चीज है प्रोबेबिलिटी टेल आने की। टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 1/2।
तो अगर मैं हेड की निकाल रहा हूं, मैं चाहता हूं कि हेड आए, मैंने जो बेट लगाई, जो मैंने शर्त लगाई है वो मैंने लगाई है हेड आने पे, तो इसको कहा जाएगा पी। मतलब मेरे पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी कि मैं इस एक्सपेरिमेंट में पास हो जाऊंगा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 प्रोबेबिलिटी है। और इस एक्सपेरिमेंट में मेरी फेल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो आप कहोगे कि सर एक में से माइनस कर दो 1/2 जो आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी है, तो आपके फेल होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, बिकॉज क्यू का मतलब क्या है, फेल होना, तो यहाँ पर भी 1/2 आ जाएगा, है ना। तो गाइज यहाँ पर कहने का मतलब है कि पास होने की प्रोबेबिलिटी को हम पी से इंडिकेट करेंगे, और अगर हम 1 में से माइनस कर दें, बिकॉज हमें पता है कि पास होने की और फेल होने की प्रोबेबिलिटी मिला करके 1 होती है। जैसे मैं बोलूं कि आज बारिश होगी, ऐसे कितने परसेंट चांस है, तो ऐसे 50% चांस है कि बारिश होगी, तो इसका मतलब है कि कितने परसेंट चांस है कि बारिश नहीं होगी, तो आप बोलोगे सर उसकी चांस भी 50% है, क्योंकि टोटल जो आपका होता है दैट इज 100%, है ना। तो गाइज यहां पर मेरे कहने का मतलब है कि किसी चीज के होने की दैट इज पी, और किसी चीज के ना होने की मतलब फेल होने की दैट इज क्यू, दोनों की मिला करके जो प्रोबेबिलिटी बनती है दैट इज 100%, मतलब 1 होती है। तो इस तरीके से पी और क्यू को आपको समझना है, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा अभी कि पी और क्यू का क्या मतलब है यहाँ पर। तो किसी चीज के होने की और किसी चीज के ना होने की जो प्रोबेबिलिटी थी वो 1 होती है। पहली चीज तो आपको इस चीज को याद रखना है, और इस तरीके के जो क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। सो गाइज अगर हम बात करें आपके एग्जाम में, तो एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, तो आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके की चीजें भी पूछी जा सकती हैं कि पी मतलब पास होने की और फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, दैट इज 1। तो आई थिंक ये तो सबको पता है, लेकिन आपको इसको इस फॉर्मेट में भी याद रखना है, दैट इज पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। सो अब मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मूला बना कैसे। देखिए अगर हम बात करें कि सपोज करो मैंने एक कॉइन जो है उसको टॉस किया, ठीक है, उसको मैंने 10 बार टॉस किया, जिसमें मैं चाहता था कि हेड आए। मैं क्या चाहता था कि हेड आए। तो गाइज हेड आने की जब मैंने देखा कि कितनी बार हेड आ रहा है, तो पहली बार में हेड आ गया, फिर देखा मैंने दोबारा हेड आ गया, फिर देखा मैंने थर्ड टाइम भी हेड आ गया, फिर चौथी बार में हेड नहीं आया, इसका मतलब वो क्यू हो गया। क्यू का मतलब है कि वहां पर टेल आ गया होगा, मैं फेल हो गया। फिर मैंने देखा कि चौथी बार भी मतलब 5वीं बार भी हेड आ गया, फिर मैंने देखा कि नेक्स्ट टाइम पर दोबारा से क्यू आ गया। 3 2 5 और 1 6 हो गए ना। चलिए एक बार और हम देख लेते हैं कि एक बार मैं और पास हो गया, फिर अगेन यहाँ पर क्यू आ गया, देन अगेन यहाँ पर क्यू आ गया, मतलब मैं फेल हो गया, टेल आ गया था वहां पर। देखेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और चलो एक काम करते हैं, एक बार मैं और पास हो गया, मतलब यहाँ पर दोबारा से हेड आ गया था। तो यहाँ पर मैं हेड और टेल नहीं लिख रहा, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट में मैं अपने पास और फेल होने का देख रहा हूँ कि मैं कितनी बार पास हो जाता हूँ। तो जहां जहां पर पी लिखा हुआ है इसका मतलब उस केस में हेड आया होगा। तो गाइस अब आप ध्यान से देखिए कि यहाँ पर पी कितनी बार आया, पी आया यहाँ पर 6 बार, यस और नो भाई, 3 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 6 यहाँ पर, तो मतलब पी 6 बार आया। क्यू कितनी बार आया, क्यू आया और यहाँ पर आप देखेंगे कि 1 2 3 4 बार आया, तो यहाँ पे हो गया 4। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर इस कॉइन को 10 बार टॉस किया, तो जरूरी तो नहीं कि पहली बार मैं जीत गया होऊंगा, हो सकता है कि पहली बार मैं फेल हो गया हूं, मतलब जब मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा। तो यहां पर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं, सुनना मेरी बात ध्यान से, हम क्या बात करते हैं, हम आपने पढ़ा भी होगा मैथमेटिक्स में परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर हम कॉम्बिनेशन निकालते हैं। तो कॉम्बिनेशन के केस में कैसे हम लिखते हैं कॉम्बिनेशन, यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल एक्सपेरिमेंट 10, देन लिखते हैं हम सी दैट इज कॉम्बिनेशन, और इसमें मैं पास कितनी बार हुआ, इसमें मैं पास हुआ 6 बार, तो यहाँ पर पास होने की प्रोबेबिलिटी नीचे लिखी जाती है, मतलब कि उतने कितनी बार हुआ उतने बार जो टाइम्स है वो नीचे लिखा जाएगा। सो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो आपका फॉर्मूला बन जाता है। सो दिस इज द फॉर्मूला कि यहाँ पर कॉम्बिनेशन जो है वो ये वाला जो आइटम है वो इंडिकेट कर रहा है, कितनी बार मैं पास हुआ वो ये वाला इंडिकेट कर रहा है आइटम, और दिस इज द इंडिकेटिंग कि मैं कितनी बार फेल हो गया। सो ये आपका फॉर्मूला है जो कि आपका बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला कहलाता है। आप वहाँ पे आप देख सकते हैं NCX, ये है आपका, N का मतलब है नंबर ऑफ टाइम्स कि कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ, तो मैंने यहाँ पर 10 बार एक्सपेरिमेंट किया तो इसलिए मैंने यहाँ पर 10 पुट कर दिया। एक्स का मतलब है कि जो मैं चाहता हूँ, जिस बात की मेरी प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं हेड की देख रहा था, प्रोबेबिलिटी हेड आने की, तो यहाँ पर हेड कितनी बार आया, 6 बार आया था, मैं 6 बार पास हो गया, तो यहाँ पर मैं 6 लिख दूंगा नीचे। देन उसके बाद यहाँ पर पी एक्स है, मतलब मैं कितनी बार पास हो गया, तो पी का मतलब है पास हुआ मैं 6 बार। देन उसके बाद 1 माइनस पी, अब ये 1 माइनस पी का मतलब क्यू होता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, यस और नो। तो अगर मैं यहाँ पर Q की वैल्यू निकालना चाहता हूँ तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस पी। भाई यहाँ पर अगर मैं इस इक्वेशन को अगर मैं इस तरीके से लिख दूं तो एक ही बात तो है, Q इज इक्वल टू 1 माइनस पी।
तो यहाँ पर मैंने इसको इस तरीके से लिख दिया q इज इक्वल टू 1 माइनस पी। तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 माइनस पी लिखा हुआ है q के बदले, और यहाँ पर n माइनस एक्स, मतलब यहाँ पर जो 10 में से 6 माइनस करेंगे मतलब 4, कितनी बार में फेल हो गया। तो ये फॉर्मूला जो है कुछ इस तरीके से बना है जो आपके सामने लिखा हुआ है, और इसी चीज को जहाँ पर 1 माइनस पी लिखा हुआ है इस चीज को आप q लिख सकते हो, इसलिए इस फॉर्मूले को कुछ इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। ये एक ही बात है, यहाँ पर बस मैंने 1 माइनस पी लिख दिया और नीचे मैंने q लिख दिया, वो एक ही बात है। अब आप बोलेंगे सर फिर ये वाला फॉर्मूला कैसा है, ये वाला फॉर्मूला कैसे बना? तो ये फॉर्मूला भी सेम ऐसे ही बना है। देखेंगे आप ध्यान से, अगर इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे तो मैं आपको थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करवा देता हूं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से बना है। देखिए ध्यान से, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं यहाँ से ताकि आपको समझ में आ जाए। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है px और qn माइनस एक्स, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है px और qn माइनस एक्स, दो आइटम सेम टू सेम लिखे हुए, इसका मतलब सिर्फ एक आइटम को चेंज किया गया, दैट इज ncx। तो ncx को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। ncx को अगर हम सॉल्व करेंगे ना मैथमेटिकली तो कुछ इस तरीके से होता है, n फैक्टोरियल, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल, और ये होता है आपका n माइनस एक्स फैक्टोरियल, और इनटू में होता है आपका x फैक्टोरियल। तो इस तरीके से जो c का जो ये वाला आइटम है, यही इसी को हमने ऐसे मैथमेटिकली फैक्टोरियल वाले उसमें रूप में लिख दिया है, उसको एक्सप्रेस कर दिया है n फैक्टोरियल वाले केस में, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से जो चीजें हैं वो होती हैं। अब आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, अगर ये लिखा हो तब भी सही है, ये लिखा हो तब भी सही है, और अगर कुछ इस तरीके से फॉर्मूला लिखा हुआ है तो भी वो सही लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन फॉर्मूले आपको तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि n था क्या। सबको पता है कि n का मतलब है नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट। जैसे मैंने यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें मैंने 10 बार कॉइन को टॉस किया था, तो नंबर n कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। x का मतलब है 0 1 2 3 4, मतलब कितनी बार जो है एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। तो मैं जो भी जितनी बार एक्सपेरिमेंट किया जाएगा और जिसमें पास हो जाऊंगा मैं, उसमें यहाँ पे लिखा जाएगा। p मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ए सिंगल एक्सपेरिमेंट, मैं कितनी बार सक्सेस पा लेता हूँ तो वो p है, और q का मतलब है कितनी बार मैं फेल हो जाता हूँ, दैट इज 1 माइनस p। तो इस तरीके से जो चीजें होती हैं, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस। अब देखो, अब जो मैं समझाऊंगा ये आप अच्छे से समझ लो, बिकॉज एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो अगर हम बात करें मीन, दैट इज एवरेज, जिसको हम कुछ इस तरीके से भी इंडिकेट करते हैं म्यू। सो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, n इंटू पी, मतलब नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट की कितने किए गए हैं। जैसे हमने ऊपर 10 किए थे एक्सपेरिमेंट, मल्टीप्लाई बाय p का मतलब है मैं कितनी बार पास हो गया, तो ऊपर मैं 6 बार पास हो गया था, तो इसका मतलब है कि 60 इज योर एवरेज, दैट इज मीन। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं, तो आपको ये चीज याद रखनी है। स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकाला जाएगा बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, अंडर रूट में NPQ। अब यहाँ पर n का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टाइम, कितनी बार एक्सपेरिमेंट हुआ है, तो 10 बार हुआ था। p मतलब मैं कितनी बार पास हो गया, तो मैं 6 बार पास हो गया था। और q का मतलब मैं कितनी बार फेल हो गया, तो मैं 4 बार फेल हो गया था। तो कुछ इस तरीके से आपकी वैल्यू निकल के आएगी 6 चौके 24, मतलब 240 जो है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन निकल के आ जाएगा। वेरिएंस जो होगा इसी का आप अंडर रूट हटा दो, मतलब इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो आपका वेरिएंस निकल के आ जाता है, क्योंकि स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो NPQ बचेगा। तो ओनली 240 इज योर वेरिएंस एंड अंडर रूट 240 इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन एंड 60 इज योर एवरेज। तो इस तरीके से 3 वैल्यूज आपको याद रखनी है, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब अगर हम बात करें क्राइटेरिया की कि क्या क्राइटेरिया होता है बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का, सो यहाँ पर कुछ 3 क्राइटेरिया जो कि फुलफिल करने जरूरी हैं, तभी आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाओगे, अदरवाइज आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। तो पहला है द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और ट्रायल इज फिक्स। भाई पहले से पता है कि कितने ट्रायल होने वाले हैं। जैसे मैंने बोला कि 10 बार कॉइन हमें टॉस करना है, या 20 बार करना है, 50 बार करना है, ये बात हमें पहले से ही पता है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम करते ही जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं कितनी बार कॉइन हमें उछालना भी है। तो कहने का मतलब है कि इन्फिनिटी वाले केस में हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर जो नंबर ऑफ ट्रायल है वो फिक्स होने जरूरी है, तभी आप यहाँ पर अप्लाई कर पाओगे इस फॉर्मूले को। क्लियर हो गया। तो पहली तो शर्त ये हो गई। दूसरी हो गया ईच ऑब्जर्वेशन और ट्रायल इज इंडिपेंडेंट। भाई एक बार अगर मैंने टॉस किया ना, तो ये तो हेड आएगा, तो टेल आएगा, यही होगा। जब मैं नेक्स्ट टाइम दोबारा से कॉइन को जब उछालूंगा, टॉस करूंगा, तब दोबारा से हेड या टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इससे बिल्कुल अलग होगी। ऐसा नहीं कि मैं पहली बार में हेड आ गया था तो दूसरी बार में भी हेड आने के चांस ज्यादा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहली बार हेड आ गया तो इस बात का नेक्स्ट वाले जब मैं कॉइन टॉस करूंगा तो इस बात का इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि नेक्स्ट टाइम टेल आ जाए फिर हेड आ जाए। समझ में आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि जितने भी एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे सारे के सारे ऑब्जर्वेशन जो है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। The probability of success, that is tail, head on fail or pass, is exactly the same for one trial to another। तो यहाँ पर
गाइस जो हमारी प्रोबेबिलिटी होती है ना पास होने की या फेल होने की, वो सेम रहनी चाहिए। जैसे जब हम कॉइन को टॉस करेंगे तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और फेल होने की भी कितनी है, 1/2। समझ में आ रहा है? तो कुछ इस तरीके से जो है वो फिक्स रहना चाहिए हमारे अपकमिंग जितने भी हम उसको टॉस करेंगे हर केस में। ऐसा नहीं कि पहली बार में तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी और अगली बार करूंगा तो वो 2/3 हो गई, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी वो 1/2 ही होनी चाहिए, तभी हम इसमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगा पाते हैं। समझ में आ गया? क्लियर हो गया? गाइस अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की कि क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये कुछ इस वही है जो हमने क्राइटेरिया पढ़ा है, कुछ इस तरीके की आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी। दैट इज देयर आर टू पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, या तो ट्रू हो गया तो फॉल्स हो गया, मतलब या तो पास होंगे तो हम फेल होंगे, यस और नो। जब हम जहां पर हम सर्वे करवाते हैं ना, यस और नो वाले जो हम सर्वे करवाते हैं, तो वो आपका बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। कई बार आपने देखा होगा कि न्यूज चैनल भी करवाते हैं कि आपके अकॉर्डिंग कौन प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए, यस लिखो या नो लिखो, इस तरीके से जो आपके सर्वे करवाए जाते हैं न्यूज चैनल के थ्रू, तो उसका मतलब वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, जहां पर किसी चीज के होने की ना होने की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, पास और फेल होने की। देन इसके बाद गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें, देयर इज n नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट ट्रायल और फिक्स नंबर ऑफ n टाइम्स रिपीटेड ट्रायल्स। तो यहाँ पर जो नंबर है वो फिक्स होता है, हमें n पहले से पता होता है कि कितना होना है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और फेलियर वेराइज फॉर ईच ट्रायल। तो हर ट्रायल की जो है वो अलग अलग हो सकती है, ऐसा नहीं कि सेम टू सेम रहेगी, मतलब कोई ट्रायल जो हमेशा एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहते हैं सक्सेस और फेलियर के जो चांस है। नेक्स्ट आपका ओनली द नंबर ऑफ सक्सेस इज कैलकुलेटेड आउट ऑफ एन इंडिपेंडेंट ट्रायल। हमें केवल सक्सेस जानने की जरूरत है कि कितने होने वाले हैं, पी, तो क्यों हमें ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। एवरी ट्रायल इज एन इंडिपेंडेंट ट्रायल विच मींस द आउटकम ऑफ वन ट्रायल डज नॉट अफेक्ट द आउटकम ऑफ अनदर ट्रायल। तो इसको ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया था ऊपर। फिर कुछ आपके फीचर्स हैं गाइस आपको याद रखने हैं। इसके अलावा एक एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक के ऊपर न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनने के चांस बिल्कुल ना के बराबर होते हैं, बिकॉज इसमें कैलकुलेशन काफी बड़ी होती है, और जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलेटर तो एग्जाम में अलाउड नहीं होता, तो इस वजह से आपके एग्जाम में कुछ ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन नहीं दी जाती, नहीं पता है कि भाई बच्चे नहीं कर पाएंगे फिर। सो अ कॉइन इज टॉस 12 टाइम। एक कॉइन को हमने 12 बार टॉस किया, तो प्रोबेबिलिटी बतानी है गेटिंग एग्जैक्टली 7 हेड, 7 बार हेड आएगा, इसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है। हमने 12 बार कॉइन को टॉस किया, 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी आपको बतानी है। तो गाइस चलिए देखते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे हम। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे जो n की वैल्यू 12 है, मतलब हम कितनी बार एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो 12 बार किया जाएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब मैं पास हो जाऊंगा, p की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। भाई हेड और टेल दो ही तो होते हैं, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2। तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, उसकी भी 1/2। तो पी एच जो है दैट इज माई पी, मतलब इसमें पास हो जाऊंगा। अगर हेड आ जाएगा तो मैं पास हो जाऊंगा ना, क्योंकि मैं हेड की तो निकालना चाहता हूँ, मैं हेड ही तो लाना चाहता हूँ। इसका मतलब हेड आने का मतलब है पी वाला एक्सपेरिमेंट है, और हेड नहीं आएगा मतलब टेल आएगा तो वो मेरा क्यू वाला एक्सपेरिमेंट है। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और क्यू आने की प्रोबेबिलिटी भी आपकी क्या हो जाएगी, 1/2 हो जाएगी। ठीक है, तो दोनों वैल्यूज को हम लिख लेंगे पहले ही, देन उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब जो आपका फॉर्मूला है दैट इज NCR PR 1 - P NR। तो ये एक ही बात है, आप चाहे ऐसे लिख लो P कौन सा, मतलब जो हमने अभी फॉर्मूला ऊपर सीखा था, मैं आपको ऊपर लेके चलता हूँ, दिखा देता हूँ एक बार, ताकि आपको समझ में आने चीज़ें, आप कंफ्यूज ना हो। देखिए मैं आपको फॉर्मूला एक बार जल्दी से फटाफट से दिखा देता हूँ। हाँ जी, देखिए यहाँ पर मैंने अगर इसको ऐसे लिखूँ NCR PR और 1 - P N - R, तो ये एक ही बात है। यहाँ पर R का मतलब क्या है, R का मतलब है एक्सपेरिमेंट, दैट इज हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो मैं उसी को लिखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो वैल्यूज है उसको मुझे पुट करना है यहाँ पर हेड के अकॉर्डिंग। तो आप देखेंगे यहाँ पर जब मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगा कि जो 12 है दैट इज n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट कितने थे, 12 थे। अब यहाँ पे देखेंगे कि मैं हेड कितनी बार चाहता हूँ। हेड मैंने देखा था कि एग्जैक्टली 7 बार हेड आए, ऐसे मुझे निकालने की कितनी प्रोबेबिलिटी है। यहाँ पर मैं 7 लिखूंगा और 1/2 मतलब पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर पी होता है ना, तो पास होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, और आर का मतलब है कि मैं पास हो जाऊंगा, मतलब 7 बार मैं हेड चाहता हूँ, और 1/2 12 - 7, 12 - 7 का मतलब कि टोटल 12 आउटकम है, जिसमें से 7 बार में पास हो गया। तो यहाँ पर जो फेल होने की प्रोबेबिलिटी वो बता दी जाती है। तो यहाँ पर पास होने की होती है, फेल होने की होती है, और यहाँ पर NCR वाली वैल्यू होती है। बस क्या करना है आपको, सिंपली इसको यहाँ पर सिंपली कैलकुलेट करना है। अब आपको कैलकुलेट करना है, कैसे करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इनकी आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, तो अगर x की पावर 2 है और मल्टीप्लाई x की पावर 5 है, इसका मतलब हम इसको x की पावर 7 लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई में जो वैल्यूज होती हैं वो ऐड हो जाती हैं अगर बेस सेम होता है तो। यहाँ पर 1/2 सेम है, तो 7 5 12 होता है, तो मैंने यहाँ पर 12 लिख दिया, ऐड कर दिया। 7 × 2 मल्टीप्लाई
1/2 की पावर 12, और इसके बाद जब मैं 1/2 की पावर 12 को जब मैं सॉल्व करूंगा कैलकुलेटर का यूज करते हुए, तो कुछ इस तरीके से वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, मेरा आंसर आ जाएगा 0.193। सो यहाँ पर एक्जैक्टली 7 आने की जो प्रोबेबिलिटी दैट विल बी 0.193। तो कुछ इस तरीके से जो है हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब गाइस देखो, मैं पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आने के चांस बहुत कम रहते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट करके प्रोबेबिलिटी निकालना थोड़ा सा टफ होता है विदाउट कैलकुलेटर। इस वजह से आपके एग्जाम में कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस बहुत कम रहते हैं न्यूमेरिकल, बट यहाँ से आपके एग्जाम में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि यस और नो में जो होगा तभी हम इसको अप्लाई कर पाएंगे, प्लस जो भी आपके यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं आपको इसको अच्छे से याद कर लेना है। देन इसके अलावा गाइज अगर हम बात करें और क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया अच्छे से याद कर लेना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कब अप्लाई कर सकेंगे, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। देन इसके अलावा आपके जो ये 3 अलग अलग वैल्यूज होती हैं मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की, तो आप इनको अच्छे से इनके फॉर्मूले याद कर लो, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकता है। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी गाइस कि किस तरीके से क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं। सो बस आज की इस क्लास में इतना ही रखते हैं गाइस। देखिए, अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हो एंड्रॉइड ऐप पे तो अच्छी बात है, और अपकमिंग डेज में आपको बाकी लेक्चर्स भी अवेलेबल हो जाएंगे। और अगर आप इस लेक्चर को देख रहे हो यूट्यूब पे, तो यूट्यूब वाले बच्चों आप हमारी इंस्टॉल कर सकते हैं एंड्रॉइड ऐप। यहाँ पे आपको कंप्लीटली एग्जाम टारगेटेड बेस्ड सभी चीजें मिल जाएंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। सो आप इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमारे इस ऐप का जो लिंक है, इसका लिंक मैं दे दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप इस ऐप को इंस्टॉल कर लें और अपनी जो एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर लें। सो गाइस, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कर देना, जो भी आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहे हो, ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी पता चले कि यहाँ पर इस तरीके से क्लासेस चल रही है हमारी एंड्रॉइड ऐप पे। सो गाइस, बस आज के इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।